सच बताऊं, सबसे बड़े आलोचक किसे कहते हैं? अब इनकी कुछ रचनाएं देखो कौन कौन सी है। ये कहां से लिया गया? चिंतामणि भाग थर्ड से लिया गया। अब चिंतामणि भाग थर्ड के संपादक कौन थे? सबसे पहले कविता की परख जो निबंध है, सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? जिस पद में इस प्रकार का प्रभाव या शक्ति न हो उसे कविता नहीं कह सकते। उपमा का अर्थ होता है उपधनमा, यानी उप का अर्थ होता है समीप या निकट। ये एमसीक्यू सवाल मैं क्यों रखता हूँ? इस पाठ का सारांश लिखिए, इस पाठ का सारांश लिखिए, इस पाठ का सारांश लिखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में, जहां स्टूडेंट्स हम लोग कविता की परख जो चैप्टर है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के जो लेखक है ना बेटा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और यहां से 101% मैं आपसे बताऊं, कम से कम एक या दो तो एमसीक्यू जाएंगे और एक सवाल भी 101% पूछा जाएगा, चाहे वो 2 नंबर का हो चाहे वो 3 नंबर का हो। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, लेखक ने यहां यही बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर होगा हमारा, देखो ये तो है आप लोगों का फ्री बैचेज, जहां आप लोगों को क्लासेस मिल रही है। अब इसकी सर पीडीएफ ही चाहिए ना। जैसे आप लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे, या ये स्कैनर है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे स्कैन करोगे ना, बैच पे पहुंच जाओगे। फ्री है ये बैच, प्राइस फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप यहां से आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें पेड क्लासेस की। अजय भाई स्कैनर कहां गया? इसका स्कैनर नहीं आया यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को दिख रहा है उदय 2.0 बिहार बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स। जैसे आप लोग ऐप में चले जाओगे तो मात्र 1499 का बैच है, जहां आप लोगों का एक बेस जो होता है ना, एक बेस तैयार होगा ना अच्छे से, तभी जाकर के हम लोग 12th क्लास में अच्छे मार्क्स, यानी 95% से अधिक अंक, और जो भी हमारा उद्देश्य है CACS बनना, ये सब चीजें यहाँ आप लोगों को बताई जाएगी। तो आप लोग जैसे PW ऐप इंस्टॉल कर लो तो वहां सर्च कर लेना उदय 2.0 बिहार बोर्ड क्लास 11th कॉमर्स 2027, या नेक्स्ट जैसे ही वन शॉट आएगा ना, उसमें मैं आपको स्कैनर भी दे दूंगा। स्कैनर इसमें था बेटा, मैंने खुद ने कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन पता नहीं कहां चला गया। काफी बार ये टेक्निक कुछ चीजें इश्यूज हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं। स्कैनर चाहिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, वैसे आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 1499, जहां पर मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ कोई समझौता नहीं किसी भी प्रकार का। इतने अच्छे से प्रत्येक टीचर, चाहे तो छोटू सर हो, मतलब कहें मैं प्रत्येक टीचर, किसी भी टीचर का नाम सभी का लूंगा, समय खराब भी होगा, आप लोगों को पता है ना। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में। आज का जो चैप्टर है बेटा वो है कविता की परख, लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय संबंधित कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे, जीवन परिचय से, जहां से हमारे एमसीक्यू जाने की संभावना है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ रचनाएं पढ़ेंगे, जहां से डायरेक्ट सवाल आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर, और वो भी प्रश्नोत्तर कैसे बेटा? विद पीवाईक्यूज के साथ में, विद पीवाईक्यूज के साथ में, यानी कि पीवाईक्यूज के साथ में, यानी जब पीवाईक्यूज हम लोग कर लेते हैं ना बेटा, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। कहते हैं ना सोने में सुगंध, सोना किसको, गोल्ड किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। और उसमें सुगंध और आने लग जाए तो चैप्टर के पीछे जितने क्वेश्चन है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कराता हूं मैं, सभी नहीं कराता। और फिर भी कोई भी सवाल बाहर नहीं जाता हमारा, आप लोगों को पता भी होगा, उम्मीद करता हूं आपने अब तक तो पूछ भी लिया होगा बच्चों से, तो कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। डोंट वरी, जितना पढ़ा हूं मैं, आप किसी बुक को फॉलो मत करना, किसी भी चीज को फॉलो मत करना, सिर्फ मुझे फॉलो करना। जितना मैं पढ़ा हूं सिर्फ उतना पढ़ना। 101% मैं कह रहा हूं, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा बेटा, हम लोग पढ़ते ऐसे ही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। देखो मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म होता है ना बेटा, वो होता है 1884 ईस्वी में। कब होता है? 1884 ईस्वी में। क्लियर है? अब बात करते हैं सर जन्म होता कहां है, तो आप कहेंगे अगोना नामक स्थान पर। ये अगोना किस जिले में पड़ता है? आप कहेंगे बस्ती जिले में। ये बस्ती जिला किस राज्य में पड़ता है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। आपसे पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस राज्य में हुआ, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? बस्ती। बस्ती जिले किस गांव में हुआ? अगोना गांव। कब होता है? 1884 ईस्वी में। ठीक है,
आगे हम लोग बात करें कि निधन कब होता है, तो आप कहेंगे 1941 ईस्वी में गुरुजी निधन हो जाता है। अब इतने बड़े आलोचक, सच बताऊं, सबसे बड़े आलोचक, आलोचक किसे कहते हैं? किसी भी चीज के बारे में गुण और दोष दोनों चीजें बता देना, उसे आलोचक कहा जाता है, अच्छाई बुराई निकालना। तो यहां से सवाल आएगा बेटा, ध्यान रखना। तो इनके पिता का नाम महत्वपूर्ण है, पंडित चंद्रबली पांडे जी, चंद्रबली शुक्ल, सॉरी पांडे जी नहीं, शुक्ल जी, चंद्रबली शुक्ल जी इनके पिता का नाम था, पूछा जा सकता है, इसलिए कह रहा हूं यहां से सवाल भी 100% आएगा और एमसीक्यू भी 100% आएगा, यहां से ध्यान रखना। उसके बाद करें इनकी कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, सभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो याद रखना है आप लोगों को मधुस्रोत, पहले महत्वपूर्ण लिख देता हूं मैं। एक तो चिंतामणि, चिंतामणि जिसके अब तक 3 भाग, आपसे इतना ही पूछेगा चिंतामणि रचना के लेखक कौन है, बस, भाग भूग भी नहीं पूछेगा वो, ठीक है। एक याद रखना भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार। एक याद रखना है आप लोगों को त्रिवेणी, एक याद रखना है मधुस्रोत, मधुस्रोत, ये तो रचनाएं कुछ याद रखना। एक इनका हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इतिहास ग्रंथ है ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका सन भी याद रखना, ये कब लिखा गया था, 1929 ईस्वी में। यानी ऐसा समझे इतिहास संबंधी कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया, या ऐसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा 1929 ईस्वी में। एक बात और ध्यान रखना, हिंदी शब्द सागर नाम याद रखना, बस काफी है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर एक पर्यायवाची कोश था जो नागरिक पंचानी सभा काशी द्वारा प्रकाशित करवाया गया था, और इसके सहायक संपादक थे, सहायक संपादक, इसको 3 विद्वानों ने लिखा था। तो सहायक संपादक कौन थे? हिंदी शब्द सागर, ये पर्यायवाची कोश था, पर्यायवाची जानते हो ना, पर्यायवाची कोश, शब्द कोश, इन शब्दों के बहुत सारे अर्थ, ऐसा एक कोश था, जिसका सहायक संपादक किसे बनाया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बनाया गया था। ये यहां से ये है आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें, बस ये ध्यान आपको रखना होगा, रख लेंगे। ऐसे याद रखना कि 1884 ईस्वी में जन्म होता है, 1941 ईस्वी में निधन हो जाता है। जन्म कहां होता है? अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। बार बार मन मन में घुमाओ और उसे बिना देखे 2-3 बार लिख डालो। तुम कहते हो सर जी हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता नालायक बेटा, उस चीज को 2-4 बार पढ़ो बेटा अच्छे से। ऐसी कोई चीज नहीं नालायक जो याद नहीं होती हमसे। यार इंसान द्वारा नहीं हो सकती, सब चीजों को इंसान ने बनाया बेटा जी, तो हम भी तो इंसान है ना। तो आप कैसे करेंगे? 2-3 बार पढ़ेंगे उसे, ऐसे आराम आराम से ऐसे पढ़ लेंगे, फिर उसे बिना देखे 2 या 3 बार लिख देंगे, तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं। फिर उसे बिना देखे लिखो ऐसे, 18 मन मन में गुनगुनाओ, 1884 में जन्म होता है, अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओके। 1941 में निधन हो जाता। पिता का नाम था चंद्रपली शुक्ल जी था। कुछ रचनाएं थी, भ्रमर गीत सार है, चिंतामणि है, ठीक है, त्रिवेणी है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। बस ये चीजें याद रखनी है, और ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इनसे संबंधित और कुछ भी। ठीक है, क्लियर है? आ जाइए आप। अब यही है जो आपके सामने लिखा, जो अभी मैंने समझा है ना, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। कहने का मतलब क्या है कि उन चीजों से अलावा और कोई सवाल बाहर हमारा जाएगा भी नहीं। क्लियर है? अब देखो यहां पे जन्म की बात करें तो 1884 आश्विन पूर्णिमा, ठीक है, 1884। अब आश्विन पूर्णिमा, संवत 1900, ये क्या है? ये है संवत, पूरा मैं बोलूं तो विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। ये क्या होता है गुरुजी? देखो भारतीय कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं, भारतीय कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं। कौन कौन से? जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पढ़ते हो, ये तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार 12 महीने कौन से? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ, फाल्गुन। लिख लेना, याद कर लेना। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम लोग बोलते हैं ना ईस्वी, बोलते हैं ना ईस्वी,
2026 ईस्वी, 1950 ईस्वी, ऐसे ही भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो वर्ष होता है उसे विक्रमी संवत संवत बोलते हैं। तो कैसे करेंगे? तो देखो ईस्वी में ना, ईस्वी में आप लोग 57 ऐड कर देना तो विक्रमी संवत आ जाएगा, विक्रमी संवत आ जाएगा। जैसे 1884 है, अब 1884 में आप लोग 57 ऐड कर दो, 11 1 13 14 1 और 9 और 1 1941 ईस्वी आ गया, 1947 सॉरी विक्रमी संवत। ऐसे हम लोगों को करना है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, आश्विन पूर्णिमा भी याद रखना। आश्विन वही चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक आश्विन माह। पूर्णिमा आपको याद है, अमावस्या रात, पूर्णिमा की रात, ऐसे होता है ना, वो चीज है। निधन कब होता है? 2 फरवरी 1941 ईस्वी को निधन हो जाता है, 2 फरवरी और 1941 काशी में ही इनका निधन हो जाता है। अगोना जिला, अगोना गांव, जिला बस्ती और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। पिता का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था, याद रखना, पंडित चंद्रबली शुक्ल जी। तो याद हो गया। ऐसे विक्रमी संवत आप निकाल लेंगे, ईस्वी में कितना जोड़ देंगे, 57 ऐड कर देंगे हम लोग, तो विक्रमी संवत अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? आश्विन पूर्णिमा ये और याद रखना, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे मतलब आलोचक हैं, और जहां से बार बार सवाल आता है बेटा जी, तो मन ही मन में घुमाना, फिर एक बार मैं वापस समझा दूंगा। अब देखो कुछ शिक्षा की बात करें, एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से 1898 ईस्वी में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल कक्षा पास की, यानी कि एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल कक्षा पास कर ली थी 1898 में। लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से 1901 में स्कूल की परीक्षा दी। कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन लिया, किंतु पढ़ाई अधूरी रही। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या होता है? सेल्फ स्टडी द्वारा प्रभुत्व विद्यार्जन, यानी सेल्फ स्टडी द्वारा बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखो ना, तो एक चीज याद रख लेना बस, कि उनकी परीक्षा जो थी ना, एक तो ये याद रखो तो तुम्हारी मर्जी, कि 1898 ईस्वी में मिडिल कक्षा पास कर ली थी उर्दू और अंग्रेजी भाषा के साथ में, एंग्लो संस्कृत जुबली, वो भी याद करो तुम्हारी मर्जी, वरना छोड़ देना, कोई फालतू की ज्ञानी नहीं बनना हम लोगों को, क्योंकि 100 में से एमसीक्यूज में से 50 एमसीक्यूज करना पड़ता है, आराम से हो जाएंगे वो। इंटर में जैसे ही दाखिला लिया था 12th में, और पढ़ाई अधूरी रह गई थी। कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में थे, उस समय पढ़ाई अधूरी रह गई। सेल्फ स्टडी कारण, सेल्फ स्टडी करके बहुत सारा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, विद्या अर्जन यानी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वृत्ति क्या होता है? कार्य। इन्होंने क्या क्या कार्य किया? 1904 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर है। 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर, ड्राइंग चित्रकारी। 1908 में काशी नागरी परचानी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक। 1904 में तो ड्राइंग टीचर थे लंदन मिशन स्कूल में। नागरी परचानी सभा 1908 याद रखना, सहायक संपादक रहे, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक। धनार्जन के लिए अनुवाद आदि किए। धनार्जन यानी कि धन इकट्ठा, धन कमाने के लिए, कि 2 वक्त की रोटी का मैं भी खा सकूं अच्छे से, तो उन्होंने अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया। यदि किसी कोई भाषा, अंग्रेजी भाषा में लिखी है कोई पुस्तक, कोई रचना, उसको हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, अनुवाद कर दिया, ऐसे अनुवाद करने लग गए थे। नागरी परचानी सभा पत्रिका का ये याद रखना, सुपर सवाल, नागरी परचानी पत्रिका सभा, नागरी परचानी सभा पत्रिका का क्या किया? संपादन कर दिया। 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करवाया, 1921 से। 1937 में हिंदी विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2 सवाल है। 1908 में काशी नागरी परचानी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक, पहली बात। दूसरा, नागरी परचारिणी सभा पत्रिका निकाली, इसके भी ये संपादन किया, और कोई महत्वपूर्ण सवाल यहां नहीं बनता है। अब इनकी कुछ रचनाएं देखो कौन कौन सी है। मधु स्रोत जो मैंने आपको बताया है, कविता संग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास, ये भी याद रख लेना। जायसी ग्रंथावली भूमिका, भ्रमर गीत सार, और भाई रस मीमांसा, सुपर, ये भी याद रखना। संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। सह मतलब क्या होता है? ये सह लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है संपादक, यानी कि इन्होंने संपादक करवाया था, यानी कि हमारे सामने जब आती है, सब संपादक करवाते हैं ना कोई पुस्तक, तभी हमारे सामने आती है किताबों की दुकानों पर। त्रिवेणी जिसके संपादक कृष्णानंद पाठ पाठ पाठालोचन और
पाठ आलोचना है जिसे कहते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पाठ देन आलोचन। आलोचना हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य का इतिहास है, श्री राधा कृष्ण की जीवनी है, चिंतामणि भाग फर्स्ट है, चिंतामणि भाग 2 है, ठीक है, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे। चिंतामणि भाग थर्ड है, जिसके संपादक नामवर सिंह जी थे। ये सभी निबंध है। विश्व प्रपंच भूमिका में लिखा गया, अनुवाद किया गया था। विश्व प्रपंच कल्पना का आनंद है, शशांक है, बुद्ध चरित है, ये दोनों भी याद रखना, ये अनुवाद है। बस काफी है। इसमें से ये चीज याद रखनी है। देखो मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी। देखो कैसे याद करेंगे, डरना मत यार, मैं हूं ना, डरना क्यों, आपका बड़ा भाई जब आपको कह रहा है कि जो मैं पढ़ा हूं बस वही पढ़ना, ज्ञानी मत बनना, किसी चीज को फॉलो मत करना, सिर्फ मुझे फॉलो करना, जो मैं पढ़ा हूं बस उसी चीज को पढ़ना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो कौन कौन चीजें हमें याद करनी है, कौन कौन सी हमें समझनी है। देखो ऐसे बार बार किसी चीज को ऐसे इस प्रकार से, शुक्ल जी देखो कुछ रचनाएं हैं जैसे चिंतामणि, हम लोग बात करें कि सर जी ने कहा चिंतामणि महत्वपूर्ण है। चिंतामणि भाग 3, यानी पहले तो भाग 1 और 2, भाग 1 और भाग 2, क्योंकि यहां से सवाल आएगा ना तो बहुत सारे बच्चे से गलत कर बैठते हैं। सीधा सीधा पूछा गया कि चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है, तो आप सभी कर देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, लेकिन ऐसे पूछ लिया कि चिंतामणि भाग फर्स्ट और सेकंड का संपादक कौन था, किसने संपादन करवाया, तो आपको ध्यान रखना है चिंतामणि भाग फर्स्ट और सेकंड के संपादक जो थे वो थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। इसके साथ साथ एक रस मीमांसा भी याद रखना, रस मीमांसा, रस मीमांसा, मीमांसा। अब आप गलती से भूल गए कि रस मीमांसा संपादक कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, तो आप गलती से भूल के पीडीएफ ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे देखो रस मीमांसा, रस मीमांसा कहां से के नालायक, यही तो थी बेटा, कहां रह गई भाई, रस मीमांसा संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऐसे देख लिया, कंफर्म हो गया, लिख लो। ऐसे मत सोचना यार मैंने उसे टीपा है, ये बेटा टीपना नहीं होता है, ये टीपना नहीं होता है, ये हमें कंफर्म याद हो गया कि हाँ रस मीमांसा के संपादक भी कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे। याद रखना, ये ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे याद किया जाता है, कैसे हमें समझा जाता है, समझना पड़ता है। अब तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, चिंतामणि, चिंतामणि भाग थर्ड, भाग थर्ड का संपादक कौन था, आचार्य नामवर सिंह, नामवर सिंह। अब गलती से देखो यार ये सही है या गलत है, भूल गया मैं, तो कोई बात नहीं, घुमाओ ऐसे, देखो चिंतामणि भाग थर्ड नामवर सिंह जी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी, ऐसे लिखते रहना, ठीक है। अरे भाई चिंतामणि गलत लिख रहा हूं मैं, आपने भी ध्यान नहीं दिया, चिंतामणि 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 चिंतामणि, शुद्ध लिखना है इन चीजों को, ठीक है, नामवर सिंह। अब कुछ रचनाएं और महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी है, एक तो याद रखना त्रिवेणी, एक याद रखना मधुस्रोत। अब मत याद रखो कि कविता संग्रह, कविता ही वैसे छोड़ देना। एक याद रखना महाकवि तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास ज्यादा महत्वपूर्ण है, छोड़ देना इसको। एक याद रखना शशांक, शशांक। एक याद रखना बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, बुद्ध चरित। एक साहित्य का इतिहास क्या लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास जो 1929 में लिखा गया था। बस ऐसे याद रखना, बस यही रचना याद रख लो, काफी है। ऐसे याद घुमाओ मनी मन में, चिंतामणि बाग फर्स्ट और सेकंड का विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी संपादक थे, बाग थर्ड के नामवर सिंह थे संपादक, ठीक है। एक रस मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार बार पूछा जाता है रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो उसका संपादक भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। संपादक लेखक पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सारी रचना है, लेकिन संपादक अलग अलग लोग हुए, तो वो ध्यान आपको रखना है। भ्रमर गीत सार याद रखना, एक नहीं लिखा मैंने, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, भ्रमर गीत सार, ठीक है, याद रखना इसको भी, ठीक है। शशांक है, त्रिवेणी है, मधुस्रोत, ये रचनाएं आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। दूसरी बात, अब कुछ चीजें और हमें ध्यान रखनी है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी शुक्ल जी के बारे में। जन्म कब होता है, बार बार लिखो ऐसे,
1884 ईस्वी में होता है जन्म। कहाँ होता है? अगोना गांव, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। 1941 में निधन हो जाता है। निधन कहाँ होता है? काशी में। ऐसे याद रखना है। पिता का नाम पूछा जा सकता है, पंडित चंद्रबली पांडे जी। चंद्रबली पांडे, सॉरी चंद्रबली शुक्ल जी। पांडे क्यों आता बार बार, ये नालायक नाम, पांडे। चंद्रबली शुक्ल जी। उसके अलावा मिडिल स्कूल उर्दू और अंग्रेजी से पास की थी, पर याद मत करना, इतना महत्वपूर्ण है नहीं। हाँ, एक याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, नागरी प्रचारणी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था इन्होंने, ये याद रखना। और एक हिंदी शब्द सागर के, हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक रहे। हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक। बस ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है इसमें से, और कोई भी सवाल नहीं आएगा। सहायक संपादक, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर जी मुझे याद नहीं हुआ, तो बेटा बार बार मन ही मन में घुमाना, और फिर 2-4 बार बिना देखे लिख डालो किसी चीज को। 4-5 बार पढ़ो उस चीज को पहले तो, फिर उसको 2-3 बार बिना देखे लिखो, तब जाकर वो याद होगा बेटा। इस ट्रिक्स को ध्यान रखना। अब आगे देखिए, अभी जो पाठ है कविता की परख, ये कहां से लिया गया? चिंतामणि भाग थर्ड से लिया गया। अब चिंतामणि भाग थर्ड के संपादक कौन थे? नामवर सिंह जी, जिसके प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने 1983 ईस्वी में इसको संपादित किया। कविता की परख मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया था। आपसे पूछा गया कि कविता की परख किस कक्षा के छात्रों के लिए लिखा गया, तो आप कहोगे हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया था। अब ये जो चिंतामणि बाग थर्ड है, जहां से कविता की परख जो ये चैप्टर लिया गया है, इसका संपादन कब करवाते हैं नामवर सिंह जी? तो आप कहेंगे 1983 ईस्वी में। एक चीज और सवाल हमें मिल गया यहां से, जो पहली बार शुक्ल द्वारा, आचार्य शुक्ल जी द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी पहले ये कविता की परख है ना, ये चैप्टर, ये 1938 में हिंदी गद्य चंद्रिका नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए लिखी गई इस निबंध की आज भी उतनी ही सार्थकता और प्रासंगिकता है। कविता को परखने की बुनियादी साधन आज भी वही है जिनकी सीख आचार्य ने दी है। इन साधनों की आधारभूत सीख आज भी कहीं अधिक प्रासंगिक। देखो यहां से सवाल कितने आ सकते हैं। देखो पहले बात तो ऐसे सीधे सीधा आएगा कि कविता की परख, याद रखना ये सवाल बाहर नहीं जाएगा एक भी। कविता की परख, निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता की परख है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो आप कहेंगे निबंध है। दो सवाल तो यही है, 100% आ सकता है ये। दूसरी बात, ये कविता की परख ये किसमें से लिया गया? आप कहेंगे चिंतामणि भाग थर्ड से लिया गया। चिंतामणि भाग थर्ड से लिया गया है। जिसके संपादक कौन है? आप कहेंगे 1983 ईस्वी में आचार्य नामवर सिंह जी ने संपादन करवाया था। नामवर सिंह जी ने। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले ये कविता की परख किसके लिए लिखी गई थी? आप कहेंगे हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखी गई थी। और सबसे पहले ये 1938 में किस पुस्तिका में? हिंदी गद्य चंद्रिका। 1938 में किसमें? हिंदी गद्य चंद्रिका पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। हिंदी गद्य चंद्रिका। अब आपने बिना देखे लिख लिया, पढ़ भी लिया। अब मन ही मन में घुमाओ ऐसे कि ये कविता की परख, इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे कविता की परख के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कविता की परख है गद्य विधा में है, तो आप कहेंगे निबंध है गुरुजी। कविता की परख किस कक्षा के छात्रों के लिए लिखा गया था? आप कहेंगे हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया था। कविता की परख कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे चिंतामणि भाग थर्ड से लिया गया है। चिंतामणि भाग थर्ड का प्रकाशन या संपादन नामवर सिंह जी ने 1983 ईस्वी में करवाया था। लेकिन सबसे पहले कविता की परख जो निबंध है, सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो आप कहेंगे हिंदी गद्य चंद्रिका में हुआ था 1938 ईस्वी में। याद रखना है आप लोग। अब उम्मीद कर सकता हूं ऐसे आप लोग 2-4 बार बोल दोगे तो बेटा एक बार बताओ, है कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आए, याद ना हो? अब ये एक कथन है, जो एक कविता क्या है, एक रचना है इनका, ये निबंध है। कविता क्या है आपसे पूछा जा सकता है, कविता क्या है के लेखक, निबंध के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। याद रखना। अब यहां से ये बस ये याद रख लेना।
कविता वह साधना है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। रागात्मक क्या होता है? प्रेम संबंधी। आपसे ये कथन देखिए पूछा जा सकता है, ये कथन किसका है? बस ये कथन याद रख लेना, इसलिए मैं लेकर आया हूं इसको, वरना मैं लेकर नहीं आता इसे। एक तो इसलिए कविता क्या है, रचना के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक ये कथन देख करके आपसे पूछा जा सकता है किसने लिखा ये कथन? शुक्ल जी ने। ऐसे भी आ सकता है ये कथन किस रचना में लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कविता क्या है इसमें लिखा गया है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट, अब ये कुछ शब्द निधि, निधि यानी क्या होता है? खजाना। निधि का अर्थ क्या होता है? खजाना। यानी कि यदि हमें इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है, तो हमें ये शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण कठिन तो है नहीं, बिल्कुल सरल है। उत्साह, खुशी, उमंग, करुणा, दया, वेदना, व्यापार, क्रिया, गतिविधि, दारुण, असहनीय होता है, भयंकर भी होता है, आहनादित, खुश होता है, प्रसन्न होता है, प्रतापी, प्रभावशाली, परिक्रमा, निपुणता, दक्षता होता है, उग्र, उत्तेजित होता है, अधीरता, बेचैनी होता है, परिज्ञान, विशिष्ट ज्ञान होता है, बोध, समझ होता है, प्रफुल्ल, प्रसन्न होता है, आर्द्र यानी भीगा हुआ होता है, रमणीय, सुंदर होता है, समक्ष, सामने, विकराल, भयानक होता है, श्रृंगार, सियार होता है। इसमें कोई महत्वपूर्ण है नहीं, इसमें से आप देख लेना। अब ये है आपके एग्जाम में बार बार आता है कि इस पाठ का सारांश लिखिए, इस पाठ का सारांश लिखिए, इस पाठ का सारांश लिखिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, दो सवाल होंगे, किसी भी चैप्टर का सारांश लिखवा लेगा, ये मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं इसको। अब सारांश लिखने के लिए आपको पॉइंट बना बना के लिखना, ऐसे जैसे मैंने पॉइंट बनाया ना, ऐसे कविता का उद्देश्य और स्वरूप, कल्पना का महत्व, भावों का जागरण, और उसमें कुछ उप पॉइंट मैंने बनाए, सब पॉइंट जिसे कहते हैं। उपमा का सही प्रयोग, उसमें मैंने कुछ सब पॉइंट बनाए, फिर पॉइंट ऐसे ऐसे बनाया है। आप यदि ऐसे लिखोगे ना, ऐसे पैराग्राफ में, जैसे ये क्लास 12th का एक बच्चे ने मुझे लिख करके भेजा था इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी वही है, राजेंद्र प्रसाद सांखला, मेरा नाम ही है बेटा, आप सर्च करो मिल जाऊंगा। 24 आवर्स कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने उसने कहा था, एक कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, सारांश लिखा है। अब देखो ये पैराग्राफ लिखा है, और ये ऐसे बिना पॉइंटों के लिखा है, ये बिना पॉइंटों के। सच बताऊं, मास्टर ऐसे देगा, 4 नंबर को तो 2 नंबर, 3 नंबर को तो 1 नंबर, और 2 नंबर को तो 0 नंबर, ऐसे देके चला जाएगा। सच्ची में आप पॉइंट बना बना के लिखो। और फिर दूसरी बात देखो, इसको इतनी जल्दी थी, देखो कहां जा रहा है, जैसे ट्रेन भगी जा रही है। अरे आराम आराम से लिखो ना, कहां भग के जा रहे हो? उसने ऐसे लिखा, उसने, बस ये सिरो रेखा यहीं तक है। अरे ऊपे कहां चली गई? ये तो 3 हो गया अलग, ये तो 3 हो गया, 3 सने, क्या होता है ये? अरे भाई ये इसका मतलब सिरो रेखा होता है कि वर्णों के ऊपर लाइन ऐसे अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कहा था, मान लो मैं ऐसे लिख दूं, बस ऐसे 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 ऐसे, ये क्या हो गया? जोड़ेंगे जब सिरोरेखा का प्रयोग करते हैं, ऐसे कहा था, ऐसे लिखो पूरा का पूरा, आराम आराम से लिखो। कहां भग के जा रहे हो आप लोग? देखो क्या लिखा है, सारांश, सारांश में लिखा सारांश। अशुद्धियां मत करो यार, अशुद्धि के 1/2 नंबर कटता है, और मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है शुद्धि लिखते हो तो। इसलिए कहता हूं जैसा मैंने लिखा है ना आंसर, जो कि तुम आप लोग अच्छे से लिख लो, समझ लो, तो कोई सवाल बाहर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, और जाएगा तो बाहर तो नहीं, लेकिन गलत नहीं कर सकते आप उसे, अशुद्धियां नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। और दूसरी बात, पूरा मार्क्स लेने का तरीका, कहीं पर भी काटा पीटा मत करो, इसमें नहीं है वैसे। आपको ऐसे ये गलत हो गया तो आप ऐसे ऐसे काट देते हो, ऐसे ऐसे मत काटा पीटा करो यार, जी आराम आराम से लिखो। कहां रेलगाड़ी जा रही है क्या? फुल मार्क्स नहीं लेने तुम्हें, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। काटा पीटा नहीं करना है, अच्छे अच्छे शब्दों को लिखो, मोटे मोटे अक्षरों में, लाइन पूरी होनी चाहिए, स्पेस सही ढंग से होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, तब जाके फुल मार्क्स मिलते हैं बेटा, तब जाके 100 में 100 नंबर आएंगे। ऐसे मत लिखना प्लीज, गलती से भी पैराग्राफ में मत लिखना, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बना बना के लिखना है। अब इस चैप्टर का सारांश देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कविता की परख का सारांश निम्नलिखित है। पहला पॉइंट मैंने बनाया, कविता का उद्देश्य और स्वरूप। अब देखो यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है ऐसे, और कोलन 2 बिंदु लगाना है। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं समझाना चाहता था आपको, इसलिए। कविता का मुख्य उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना है। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे हृदय पर प्रभाव पड़े, कि हमें मजा आ गया, आनंद आ गया, कुछ ज्ञान हमने प्राप्त किया है, ऐसे प्रभाव डालना है, ताकि पाठक के मन में प्रेम, आनंद, करुणा, हास्य, आश्चर्य जैसे भावों का संचार हो सके। यानी कि मजा आए, प्रेम, हाँ, आनंद आ जाए, करुणा का भाव, हंसी आ जाए,
कुछ दुख हो जाए तो ऐसा प्रभाव डालना हृदय पर, यही कविता का मुख्य उद्देश्य होता है। जिस रचना में हृदय को प्रभावित करने की यह शक्ति नहीं होती उसे शुक्ल जी कविता की श्रेणी में नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि जिस रचना में पाठकों के मन में ना तो उत्साह हुआ, ना कोई आनंद आया, ना करुणा का भाव और ना हास्य हुआ, इनमें से कोई भी भाव नहीं हुआ जगा इंसान का, पाठक का, पढ़ने वाले का, तो फिर मैं उसे कविता नहीं मानता हूं। यानी कि कविता हमारे मन में दृश्यों और व्यापार यानी एक्टिविटीज को इस तरह जीवंत करती है कि वे हमें अपने सामने उपस्थित प्रतीत होने लगते हैं। यानी हमें ऐसा लगना चाहिए कविता पढ़ते समय, अरे हाँ ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने, अरे मेरे सामने हुआ था, ऐसे ऐसा लगना चाहिए जब कोई भी पाठक किसी भी कविता को पढ़े। अब आप कहोगे सर इतना सारा लिखना है, नहीं, पॉइंट तो मेरे जैसे ही लिखना है, मैंने जितना लिखा उनको रटना ही रटना है। अब इसमें से आपको 2 भी लाइनें है ना, काफी है, जरूरी नहीं पूरा का पूरा लिखो। मैंने इसलिए लिखा इतना बड़ा कि आपको जब पढ़ोगे ना, याद करोगे, जब वहां लिखोगे तो 5 लाइनों में से 2 लाइनें याद रहती, वो 2 लाइनें लिख दो बस, और पॉइंट सही सही बनाओ। अब इसमें क्या लिखा हो, इसमें ये लिखा है कविता का उद्देश्य, और स्वरूप में ये लिखा कि शुक्ल जी ने कहा है कि किसी भी कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है कि पाठक के हृदय पर प्रभाव डालना। यानी कोई पाठक उसे पढ़ता है तो उसे खुशी का, आनंद का, शोक, करुणा आदि में से किसी भाव, कोई भी भाव उत्पन्न होना चाहिए। फिर शुक्ल जी ने कहा है कि किसी भी कविता में ऐसे भाव नहीं उत्पन्न होते ना, उसे मैं कविता नहीं मानता हूं। बस ठीक है, काफी है, और छोड़ दो सब कुछ। आगे देखो, कल्पना का महत्व, ऐसे अंडरलाइन करना, 2 कोलन बिंदु लगाना, इसे कोलन बोलते हैं, उपविराम। कविता में कल्पना वह मानसिक शक्ति है जिसके माध्यम से कवि दृश्यों की योजना बनाता है और पाठक उन्हें अपने मन में धारण करता है। कहने का मतलब क्या है, कविता कैसे लिखी जाती है, कल्पना, विचार आता है हमारे मन में, अरे वाह यार, किसी भी चीज को देखकर कोई विचार आ जाए और कवि को ऐसा लगता है कि यार मुझे इस पर कविता लिखनी चाहिए, उसे अनुभव हो गया इस चीज का, तो वो कविता लिख डालता है। और पाठक क्या करता है, उसके अपने मन में धारण करता है, अरे हाँ यार ऐसा दृश्य मैंने देखा है। क्योंकि कविता किसी भी चीज पर लिखी जा सकती है, बाग बगीचा, फूल, मकान, किसी भी चीज में, तस्वीर, किसी पर भी लिखी जा सकती है। शुक्ल जी के अनुसार बिना कल्पना के न तो अच्छी कविता रची जा सकती है और न ही उसका पूर्ण आनंद लिया। बिना कल्पना के अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती और ना ही मजा आ सकता अच्छे से। कल्पना की देखो, आप पहले कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, तभी तो आगे कोई काम करेंगे, और जब वो काम अच्छे से कर देंगे तभी तो आपको आनंद आएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कल्पना का महत्व मतलब बिना किसी कल्पना के कोई अच्छी कविता न तो लिखा जा सकता है, नहीं आनंद आ सकता है। कल्पना वह शक्ति है जिसे कवि अपने मन में संजोता है और पाठक उसे अपने मन में धारण करता है। तो दोनों पॉइंट बड़े गजब के, ध्यान रखना, पॉइंट बनाना जरूर। भावों का जागरण, अब पाठक के मन में भावों का जागरण कैसे होता है, कवि अपने वर्णन के माध्यम से पाठक के मन में वही भाव जगाता है जो वह चाहता है। सौंदर्य, जैसे सौंदर्य की भावना जगाने के लिए वह कवि रमणीय स्थलों, ये रमणीय क्या होता है, सुंदर सुंदर स्थलों का, व्यक्तियों का शब्द चित्र खींचता है, जैसे सूरदास द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, भ्रमर गीत सर। अब सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी का बाल लीला का वर्णन किया है ना, ऐसे पहले शब्द चित्र खींचता है कवि, उसके बाद उस कविता को लिखता है। भय और करुणा, भय जगाने के लिए कुंभकर्ण जैसा विकराल रूप और करुणा के लिए राम के वनगमन जैसा मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। अब इतना याद रहता है तो कर देना, वरना एक पॉइंट तो याद रखना है। उपमा का सही प्रयोग, यानी किसी से, किसी शब्द की, किसी इंसान की किसी से तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, ऐसे सही उपमा देना, गंदी उपमा नहीं देना, गलत। कवि अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उपमा का सहारा लेता है। कवि अपनी कविता को, अपनी बात को, अपना जो कहना चाहता है कथ्य, उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किसी चीज की किसी से तुलना जरूर करता है, उपमा जरूर देता है। उद्देश्य, उपमा का वास्तविक उद्देश्य किसी वस्तु का ज्ञान कराना नहीं है, बल्कि भावना को तीव्र करना होता है। ऐसा नहीं है किसी वस्तु के बारे में ज्ञान देना चाहता हो पाठक को, नहीं, वह इसलिए करता है कि जिससे कि पाठक की भावना तीव्र हो जाए, अरे वाह यार क्या बात है, ऐसे नहीं कहते तुम्हारा मुख तो चंद्रमा के समान है, आप ऐसे कहते हो ना, तो वो सामने वाला, सुनने वाला है ना, वो बड़ा खुशी होती है, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, खुश, इसलिए वह उपमा देता है। सच्ची उपमा, एक अच्छी उपमा वह है जो केवल आकार की समानता न दिखाकर प्रभाव की समानता दिखाए, आकार नहीं प्रभाव की समानता हो। जैसे आंख की तुलना बादाम से करें, कैसी बद्दी उपमा है, बद्दी उपमा है, ऐसे कहें तुम्हारी आंख तो बादाम जैसी है, ये तो बद्दी है।
तुम्हारी आंखें कमल से करना, तुम्हारी आंखें तो कमल के समान है, सामने वाला प्रफुल्लित हो जाएगा, उसकी भावनाएं तीव्र हो जाएंगी, आपसे दोस्ती करना चाहेगा वो। तो वो चीज होती है उपमा, सही जगह सही शब्दों का प्रयोग करके सही चीज से उपमा देनी चाहिए, क्योंकि कवि अपनी कविता को प्रभावशाली बनाना चाहता है, पाठक के मन में आनंद वाले, शोक वाले, करुणा वाले ऐसे भाव जगाना चाहता है। इसलिए अपने प्रभाव शाली बनाने के लिए अपने कथन को जो कवि कहना चाहता है, तो इसलिए उसमें किसी चीज की किसी से उपमा जरूर दी जाती है। भाव व्यंजना और पात्र चित्रण। कवि अपनी वाणी के माध्यम से पात्रों के हृदय के भावों यानी शोक, उत्साह, क्रोध की अभिव्यक्ति करता है। एक कुशल कवि पात्र के स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार ही शब्दों का चयन करता है। उदाहरण के लिए शोक के वेग में मनुष्य विवेक खो देता है, इसलिए राम द्वारा लक्ष्मण की शक्ति बाण हो लगना, शक्ति बाण लगने पर विलाप करना उनके चरित्र का दोष नहीं बल्कि शोक की उक्ति है। यानी कि जब प्रभु लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया था, तो प्रभु श्री राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल गया। तो ऐसा नहीं है कि वो कि किसी प्रकार का कोई भी विलाप नहीं है, नहीं, ये एक शोक की उक्ति है, यानी दुख की उक्ति है, क्योंकि उसमें इंसान अपनी बुद्धि विवेक को खो देता है और उसके मन में जो भी विचार आते हैं वो सच्चे उदाहरण होते हैं। हे भाई, कभी तू मुझे दुखी नहीं देख सकता था, तू हमेशा मुझे आगे रखता, मान सम्मान मेरा बढ़ाता था, कभी तूने मेरी अवज्ञा भी नहीं की, सब आज्ञा मानी है। तो ये जो भाव है ना, इससे व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे शोक की उक्ति का चरित्र चित्रण कवि ने दिखाने की कोशिश यहाँ पे की है। तो वही उदाहरण यहाँ पे दिया है कवि ने। निष्कर्ष क्या है? शुक्ल जी के अनुसार कविता वह साधना है जो मनुष्य के रागात्मक संबंध हो। रागात्मक क्या? राग होता है प्रेम के संबंध, आत्म दोस्ती अच्छे से कराने की रक्षा करती है और उसके हृदय की जड़ता को, जड़ व्यक्ति होता है कठोर व्यक्ति को हटाकर उसे मनुष्यता प्रदान करती है। यानी कि जो इंसान प्रेम के कारण जीना चाहे और उसे प्रेम नहीं आए, उसको अच्छा ही नहीं लगे किसी प्रकार का, तो उसके मन में प्रेम जगाना यानी मनुष्यता का गुण जगा देना कविता का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कवि ने यहाँ पर क्या बताया? कवि ने यहाँ पर एक ही चीज बताई है, क्या? ध्यान से सुनना कि ये जो कविता की परख है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये एक निबंध है। कहां से लिया गया? चिंतामणि भाग 3 से लिया गया। 1983 में नामवर सिंह जी ने प्रकाशन करवाया था। पहले यह 1938 में हिंदी गद्य चंद्रिका पुस्तक में छपी थी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? इसमें कविता का उद्देश्य बताया गया है। क्या? कि कविता का उद्देश्य क्या है कि किसी व्यक्ति के या पाठक के मन में उसके हृदय पर क्या डालना? प्रभाव डालना, हृदय पर प्रभाव डालना। अब वह प्रभाव कैसा भी हो सकता है कि आनंद आ सकता है, उसे मजा जिसे कहते हैं, हास्य हंसी आ सकती है, उसे शोक करुण भाव जा सकता है, उत्साह उसमें वीरता का गुण प्राप्त हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि उसके हृदय में ऐसे भाव जगना बहुत जरूरी, इनमें से कोई सा भी होना बहुत जरूरी है। यही कविता का किसी भी कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है। उसके साथ में यह भी कहा उन्होंने कि जिस कविता में इनमें से कोई भी गुण नहीं होता, कोई गुण नहीं है इनमें से, ना तो भाव उत्साह का है, ना श्रृंगार का है, ना हास्य का है, ना शोक का है, ऐसा कोई भी भाव नहीं है, तो कवि कहता है, लेखक कहता है कि मैं उसे कविता नहीं मानता हूं। दूसरी बात एक और बताई गई है कि कोई भी कवि अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए वह किसी वस्तु की किसी से क्या दी जाती? उपमा। और उपमा भी सही शब्द की सही चीज से देनी चाहिए। ऐसे नहीं जैसे कवि ने उदाहरण दिया है कि तुम्हारी आंखें बादाम जैसी, ऐसी बद्धी उपमा मत देना। ऐसे कहना कि तुम्हारी आंखें कमल के समान है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, ऐसे कहना है। तब कवि अपनी कविता को प्रभावशाली बना सकता है और लोगों के हृदय पर एक छाप छोड़ सकता है कि हाँ यार, वास्तव में शुक्ल जी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं या लिखे हैं। आगे हम लोग बात करें, एक इन्होंने यहाँ पे एक चीज बड़ी गजब की बताई है कि जब कोई भी इंसान कोई भी कविता लिखता है तो सबसे पहले वह कल्पना करता है, यानी कि विचार करता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि विचार या कल्पना का महत्व क्या होता है कि बिना कल्पना के कोई भी अच्छी कविता आप लोग नहीं लिख सकते हैं, अच्छी कविता नहीं लिख सकते हैं।
और ना ही कोई पाठक यदि कुछ कल्पना नहीं करेगा तो अपने विचारों को, अच्छे विचारों को वह प्रभावशाली नहीं बना सकता, ना ही उसे पूरा कर सकता है, ना ही उसे आनंद आ सकता है। क्योंकि बिना कल्पना के कोई भी चीज़ इसमें पूरी नहीं है। ना तो कोई काम पूरा हो सकता है, ना कोई भी। ये कहने का मतलब क्या है, किसी भी कविता को लिखने के लिए कल्पना का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया गया है यहाँ पर। क्लियर है? अब इसके साथ-साथ हम लोग और बात करें तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि कुछ उदाहरण भी दे दिया जाता है, कवि ने यहाँ पे लेखक ने कुछ उदाहरण भी दिए कि जैसे कि मान लो कोई भी कवि है, तो वहां पे जैसे कि दुख की बात है तो वहां प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया है, ये भी लिख देना। ठीक है? और उसमें क्या कहने का मतलब क्या है कि जब किसी को दुख होता है ना तो व्यक्ति अपना विवेक या बुद्धि को खो देता है। लेकिन वो जो विवेक खोने के बाद में जो विलाप होता है, धीरे-धीरे वह प्रलाप में जैसे दुःख बदलता है, तो उसमें जो गुण आते हैं ना, वो एक सच्चे धर्म निभाने वाले गुण भी होते हैं, क्योंकि वह सच्चा उससे प्रेम करता है, वो बातें सच्ची निकलती है उस समय। ये भी उन्होंने कहा है। अब निष्कर्ष मैंने ये कहा कि इस कविता में बस एक ही चीज़ है कि बस रागात्मक संबंध, रागात्मक यानी कि व्यक्तियों का आपस में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेम के कोई व्यक्ति किसी भी कविता का लुत्फ़ नहीं उठा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति लिख सकता है। ऐसा कवि ने इसमें बताया गया है। बस आप तो क्या करना है, आपको बस ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। उपमा का, भावों का जागरण, कविता का उद्देश्य स्वरूप, ये कल्पना का महत्व, उपमा का सही प्रयोग, भाव व्यंजन और पात्र चरित्र चित्रण, ये ज़रूर याद रखो, निष्कर्ष ज़रूर लिख देना। अब ज़रूरी नहीं आप जो का त्यों इतना लिखो नहीं, इसमें ये लिखने के बाद में 2 लाइनें याद है, काफ़ी हैं, 2 लाइनें काफ़ी हैं, पूरा लिखो, ज़्यादा मत लिखना, उसमें देख लेना 60 शब्दों में लिखवा रहा है, 80 शब्दों में लिखवा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सब लिखना है। ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे क्या होता है, एक बार पढ़ने सब कुछ याद हो जाता है। वह अच्छी बात है लेकिन ज़्यादा फालतू का मत लिखना। जितना शब्द दे रहा है उतने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। और हाँ, बार-बार कह रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना बेटा, पहले बता रहा हूँ मेरे जैसा मास्टर ऐसे 0 नंबर देके हट जाता है। पैराग्राफ मत लिखना, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखना, क्योंकि जब मान लो आप में से कोई बच्चा आईएएस की तैयारी भी करता है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट बनाना मैंने वहीं सीखा है। जब हम लोग करते थे ना तैयारी, तो पॉइंट टू पॉइंट किसी भी सवाल का आंसर देते हैं ना, तो 100% मार्क्स उसमें मिलता है। चाहे थोड़ी-सी भी गलती भी कर दी ना आपने, तो भी टीचर कहेगा, "अरे यार! बच्चे ने देखो कितनी मेहनत तो की है ना।" तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग मेहनत करो थोड़ा-सा मेहनत करो, फिर सब सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है? चलो, अब है पाठ का आरंभ। अब देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पाठ को आप एक बार पढ़ना अच्छे से, अच्छा रहेगा। पहले मैं भी समझा देता हूँ। कविता का उद्देश्य हमारा हृदय पर प्रभाव डालना होता है। देखो, ईज़ी वे में है, बहुत अच्छा है, जहाँ समझाने की आवश्यकता है, वहाँ मैं समझा दूँगा। जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। जिस पद में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो, उसे कविता नहीं कह सकते हैं, समझा चुका हूँ। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि हमारे सामने उपस्थित है। ये मैं सब समझा चुका हूँ आपको इसमें। ये सब इसी में आ गया, पूरा आ गया। इसलिए मैंने कहा कि आप इसको है ना एक बार खुद पढ़ना। ये आपके पास पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसको खुद पढ़ना आप लोग एक बार। ऐसे फिर भी आप आराम से इनका आंसर आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पूरा चैप्टर को आप एक बार पढ़ना है अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई शब्द का अर्थ नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? इसको पढ़ना ज़रूर है। अब ये है आपका चैप्टर है, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब अभ्यास, कुछ सवाल हैं जो पीवाई क्विज़ के साथ में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। अब आप लोगों ने यदि जो सारांश सही ढंग से पढ़ा है, जो निचोड़ अच्छे से मैंने जो कराया, जो समरी के रूप में, जो समरी बोलते हैं निचोड़ को, सारांश को समरी बोलते हैं उसे। ठीक है? वो अच्छे से पढ़िए तो भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले इस चैप्टर को पूरा आप लोग पढ़ लेंगे ना एक बार, तो बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ना ज़रूर इसको, चैप्टर को। ठीक है? हाँ। अब देखो, कविता का क्या उद्देश्य है, बोलो? आप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, अभी तो बताया था। कविता का उद्देश्य फिर भी नहीं आए ना, एक बार फिर पढ़ लो। कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना है, शोक, करुणा, हास्य, ये सब लिख देना। जिसमें प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भाव में से किसी का संचार हो। जिस पद में इस प्रकार का प्रभाव या शक्ति न हो, उसे कविता नहीं कह सकते। आराम से कर लोगे आप, सारांश में ही ऐसा सारे। कल्पना किसे कहते हैं, एक कवि के लिए कल्पना क्या, मैं तो बोलो बता सकते हो? ये सारे के सारे पीवाईक्यू जो ध्यान रखना। बताए ना अभी, बिना कल्पना के कोई अच्छी कविता नहीं कर सकते, ना ही किसी अन्य काम को पूरा कर सकते हैं सही ढंग से। देखो, जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, तो वह कल्पना कहलाती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है।
सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल यानी कि खुश हो जाते हैं। किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्य मगन हो जाते हैं। किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। क्लियर है? उम्मीद कर, अब जैसे 2 नंबर का पूछे 40 शब्द में पूछे 40 शब्द लिखना है, 3 नंबर का पूछे 60 शब्द में लिखो तो 60 शब्द, वो आपके अनुसार है। मैंने लिख दिया है, अब आप अपने अनुसार शब्दों को हटा देना, अपने भाषा में उसे लिखना है। उपमा क्या है? बोलो, उपमा नहीं है, नहीं बता सकते क्या आप? बताया ना मैंने सारांश में, उपमा देना, किसी चीज की किसी चीज से तुलना, समानता बताना, उपमा होता है। अभी पता है ना, आंख की तुलना बादाम से की गई है, वो तो गलत है। आंख की तुलना किससे की? कमल से, वो सही उपमा है। उपमा का अर्थ होता है उपदन्मा, यानी उप का अर्थ होता है समीप या निकट, मा का अर्थ होता है मापन। तात्पर्य है कि दो भिन्न पदार्थों में समता यानी समानता दिखाना ही उपमा है। यह समता रूप, गुण अथवा प्रभाव के आधार पर दिखाई जाती है। जैसे उसका मुख चांद के समान सुंदर है, शिवाजी शेर की तरह वीर थे, इत्यादि। ऐसे सारांश में हम कह सकते हैं कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं होता है। तीनों के तीनों सवाल, सच बताऊं, तीनों के तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा नहीं आपसे सवाल आएगा, इन तीनों में से एक सवाल 101% दिखाई देगा। नेक्स्ट, आंख के लिए मीन, खंजन, कमल की उपमाएं दी गई हैं इसमें। अब ये पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ोगे ना, जब वहां पे आपको ये पता चलेगा। ये सवाल भी आ चुका है। ये जैसे पूरा चैप्टर पढ़ना, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कह देना, बेटा ये डाउट है सर जी, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा, इस चैप्टर को ध्यान रखना। वरना आप उदय 2.0 बैच में आइए, वहां पूरा एक एक चैप्टर को, एक एक लाइन को मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, एक एक शब्द को मैं वहां पे समझाता हूँ अच्छे से। आंख की उपमा के लिए कमल दल लाते हैं, जिससे रंग की मनोहरता यानी सुंदरता, मन को हरने वाला जिसे कहते हैं, प्रफुल्लता, खुशी, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। मीन या खंजन लाते हैं, जिससे स्वच्छता और चंचलता का, समानता का भाव प्रकट होता है। मानो ऊंट की पीठ पर गंठा रखा है, अच्छा सवाल है ये भी यहाँ पे, ये एक सवाल तो ये भी आया था कि ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो पूरा चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है। इस उक्ति के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है? इंपोर्टेंट तो है, आ सकता है। अब ये कोई उपमा थोड़ी है। देखो, कविता की प्रक शीर्षक निबंध में शुक्ल जी ने कविता में उपमा नियोजन के औचित्य, औचित्य क्या होता है? जब व्याकरण पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, उचित में जब यह प्रत्यय जोड़ देता है तो औचित्य हो जाता है। महत्व या उसकी उपयुक्तता, अनुपयुक्तता पर बड़े सुविचारित रूप में प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार उपमा की सार्थकता वर्ण वस्तु अनुरूप भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने में है। इसके लिए कवियों को आकार प्रकार की अपेक्षा भाव साम्य, प्रभाव साम्य पर अधिक बल देना चाहिए। ऐसी उपमाएं जिनसे कवि अभिप्रेत भावनाएं उद्दीप्त या तीव्र नहीं होती, उपेक्षणीय है। इसलिए उन्होंने उठे हुए बादलों पर, उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा जैसे रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊंट की पीठ पर गंठा रखा है, जैसे अनुचित उपमा का, अनुचित जो उचित नहीं है, दिया है। इसलिए थोड़ा सा ये सवाल आने की संभावना हो सकती है, ध्यान रखना इसको। जो जनते हो वन बिछो, इसका अर्थ क्या है मैं बता देता हूं, आप पढ़ोगे जब पता चल जाएगा। जब प्रभु श्री राम वन में जाते हैं और जब रावण से युद्ध होता है, तो जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लग जाता है ना, जब वो मूर्छित हो जाते हैं, जब प्रभु श्री राम ये कहते हैं क्या, जो जनते हो यदि मैं जान जाता, वन बंधु बिछो, वन यानी इस वन में, इस जंगल में आने से अपने बंधु, अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, यदि मैं जानता इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, पिता वचन मानते हो नहीं हो, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। ध्यान रखना, ये भी अच्छा, मतलब सारे ये सवाल सब आ चुके हैं। लेखक का ऐसा क्या कहना चाहता है? ऐसा तो हो नहीं सकता पिता, प्रभु श्री राम अपने पिता के वचनों को नहीं मानता, लेकिन मानते, लेकिन थोड़ा बात अलग हो जाती, वहां पे कुछ और हो जाता। इसलिए कह रहे हैं कि मैं यदि जानता इस वन में आने से मैं अपने बड़े भाई से, अपने भाई से बिछड़, बड़ा नहीं, अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। ठीक है, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वही है, प्रभु श्री राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है जब ये भाव उत्पन्न होते रहते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप में व्यंजना हो जाती है, इस कथन का आज से स्पष्ट करो। देखो, आ सकता है, देख लेना भाई, महत्वपूर्ण तो है नहीं। अब देखो यहाँ पे, ये है कुछ एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू सवाल मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आएंगे, 100 में से 50 हमें करना है। अब
इनका भी आंसर आप तब दे पाएंगे जब पूरा चैप्टर अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। ये तो आप कर ही सकते हो। कविता की परख के लेखक कौन है, तो आप आराम से कर सकते हो। ये क्या है, एक निबंध है, ये भी कर सकते हैं। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है, आपको पता ही है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो इन सवालों का जवाब भी आप देना है। देखो इसका आंसर यहां दिया हुआ है, इसका आंसर यहां दिया हुआ है ना। अब इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। तो देखो बेटा, यदि आपको मेहनत करनी है ना मेरे साथ में, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा उदय 2.0 में आ जाइए आप लोग। सोचो मत, सोचो मत बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से, आ जाइए, है ना। और फिर भी आप कहते हो नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, तो कोई बात नहीं, अब पूरा चैप्टर पढ़ना, फिर इन सवालों का आंसर देना। यदि आप दे देते हैं तो इसका मतलब पूरा चैप्टर आपको क्लियर है, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, क्लियर है। और ऐसे ऐसा नहीं है कि आप लोग अभी भी आंसर नहीं दे सकते, सबका आंसर आप दे सकते हैं। देखो कैसे, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी देखो ना, अच्छे समझाए ना, मेरे सारांश में निचोड़ समरी बता दिए ना, तो आप आराम से कर सकते हो। देखो कविता का उद्देश्य क्या होता है, ईर्ष्या नहीं, हृदय पर प्रभाव डालना। हंस रहा है नहीं है। उपमा क्या है, दो भिन्न पदार्थों सादृश्य की स्थापना करना। दो भिन्न पदार्थ सादृश्य की स्थापना, देखो यहाँ पे कर सकते हो नहीं कर सकते। उपमा क्या है, देखो कर सकते हो ना आप आराम से। दो भिन्न पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ है, उसके एक दूसरे की समानता बताना। शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होता है, पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। देख लो यहाँ पे, मानो ऊंट की पीठ पर गंठा रखा है, किस पाठ से लिया गया आपको पता ही है, कविता की परख से लिया गया। आप आराम से, चिंतामणि किसकी रचना है, शुक्ल जी की है। बोलो ऐसा कोई आया सवाल, नहीं। अब देखो समरी में मैं एक बात आपको समझा देता हूं अच्छे से। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है भाई, अगोना गांव में होता है, जिला बस्ती होता है, राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश होता है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनना सभी चीजों को। 1941 काशी में इनका निधन हो जाता है। क्लियर है यहां तक, उम्मीद कर सकता हूं क्लियर होगा। पिता का नाम क्या था, पंडित चंद्रबली शुक्ल जी था, ठीक है। हाँ, अब यहां से और महत्वपूर्ण हम लोग बात करें शुक्ल जी के बारे में, तो कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है। पहले तो एक चिंतामणि याद रखना, सीधा सीधा है। चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन है बता देना। वैसे आपको याद होगा भाग 1 और 2 के संपादक कौन थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे, पूरा लिख लेना आप लोग बाद में, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और संपादक चिंतामणि भाग फर्स्ट के कौन थे, नामवर सिंह। नामवर सिंह याद हो गया, उम्मीद कर सकता हूं। और इन्होंने कब संपादन करवाया था, 1983 ईस्वी में करवाया था। और यह जो पाठ है यहां पे याद करो, यह जो चैप्टर है इसी चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसका नाम है कविता की परख। कविता की परख ऐसे याद रखना। सबसे पहले यह कविता की परख हिंदी गद्य चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। हिंदी गद्य चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। हिंदी गद्य चंद्रिका में प्रकाश, जब जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1938 ईस्वी में हुआ था। और यह जो चैप्टर है ये हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया था। हाई स्कूल के छात्रों के, यानी कि हाई स्कूल के छात्रों के लिखा। इसमें क्या लिखा गया था आपको पता ही होगा। इसमें एक ही चीज लिखी गई है कि व्यक्ति यानी पाठक के हृदय पर प्रभाव डालना। पाठक के हृदय पर प्रभाव डालना। अब वो प्रभाव कैसा होता है, वो कैसा भी हो सकता है, दुख का, हंसी का, आनंद का, कैसा भी हो सकता है। और लेखक ने कहा इसमें कि जिसमें ऐसा कोई प्रभाव भाव नहीं हुआ जिस कविता में, उसे मैं कविता नहीं मानता है। फिर कवि ने यह भी कहा है यहाँ पे, लेखक ने यहाँ पे, कवि नहीं बेटा, लेखक ने यहाँ पे ये भी कहा है शुक्ल जी ने कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसमें कल्पना। कल्पना का महत्व, बिना कल्पना के ना तो कोई अच्छी कविता बन सकती है, ना ही हमें आनंद आ सकता है। बिना कल्पना के ऐसा नहीं कर सकते। कल्पना करने से जब जो चीजें आप लोग लिखते हैं तो पाठक को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, ऐसा मैंने दृश्य देखा है, तब जाके आपका उद्देश्य पूरा होता है। दूसरी बात, लेखक ने कहा है कि किसी भी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए, किसी भी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उपमा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। बिना उपमा के कोई कविता प्रभावशाली जल्दी से नहीं बन सकती है। फिर यहाँ पे कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण के बारे में बताया गया, जैसे प्रभु श्री राम को उदाहरण दिया, लक्ष्मण के बाण लगने पर।
ठीक है, ये कुछ उदाहरण आप लोग यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और इस कविता में एक ये भी बताया गया किस प्रकार से लोगों में रागात्मक संबंध होना चाहिए, ये भी चीज इसमें बताई गई है। आगे हम लोग बात करें, ये तो हो गई 3 रचनाएं। इसके अलावा एक तो रस मीमांसा याद रखना, रस मीमांसा रचना याद रखना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके संपादक भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी थे। लिख लेना पूरा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके अलावा कुछ शशांक और बुद्ध चरित्र, ये अनुवाद है इनका, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। शशांक और एक है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, एक ये रचना याद रखना है। दूसरी बात एक याद रखना त्रिवेणी, इनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिवेणी। ठीक है, एक याद रखना मधु स्रोत, मधु स्रोत। एक याद रखना है भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार याद हो गया होगा। एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा था, जिसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य संबंधी, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित। एक याद रखना कि हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी परचानी सभा, ठीक है, उसके सहायक संपादक थे हिंदी शब्द सागर। और एक नागरी परचानी पत्रिका का प्रकाशन किया, नागरी प्रचारिणी, त्रैमासिक थी ये, तो आपको नहीं आएगा, प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। एक ये चीज याद रखनी है। और पूरा चैप्टर के बारे में हमने आप लोगों को समझा दिया है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ना है ना, अच्छे से समझना है ना, तो उसे 2-4 बार समझना होगा, फिर 2-4 बार उसे बिना देखे लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से, तब जाकर के होगा। अब यहां मैं होमवर्क आपको दूं, जितने क्वेश्चन आंसर करवाए ना, 1 नंबर 2 पाठ का सारांश, नंबर 3 जीवन परिचय, जीवन परिचय और वह रचनाएं। सही बताऊं मैं आपसे, मजाक नहीं कर रहा हूं। एक भी सवाल बाहर चला जाए इस चैप्टर से, जितना मैंने समझाया है, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ के जाओ ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जितना सवाल मैंने कराया वो ही कर लेना, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, एक भी। आज मैं कह रहा हूं कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, कोई भी सवाल, अब ये मत कहना कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, आज ही मैं लिख रहा हूं, बाहर नहीं जाएगा। अब ये मत कहना सर आपके पंडित जी हो, नहीं बेटा, पंडित जी नहीं हो, लेकिन मेरे बेटा जी, जैसे आप पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद, ऐसे मेरे ऊपर भी है कि उन्होंने बस इतना आशीर्वाद दे रखा है कि आप जितना पढ़ाओगे ना, उससे सवाल कोई बाहर नहीं जाएगा, बस इतना आशीर्वाद है। फालतू कमेंट मत करना, और इतना जरूर बताना कि कैसा लगा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य पूछना है आपको, क्योंकि बड़े भाई से कोई भी बात पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए। बड़ा भाई, आपको पता है ना, 24 आवर्स आपकी समस्याओं का समाधान करता है। बस मेरा उद्देश्य एक ही है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, बस, और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। मस्त रहना, स्वस्थ रहना और पढ़ाई करते रहना। और ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं प्रत्येक काम में, तो मेरा एक काम ज़रूर करना, रोज़ाना पढ़ना, कभी किसी का बुरा मत करना, ना सोचना और ना कहना। ये 4 काम यदि आपने कर लिया ना, प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त होगी। और एक बार सफलता का चख लिया ना, बड़ा मीठा होता है सफलता। तो मज़ाक नहीं कर रहा, कभी असफल होने की कोशिश भी नहीं करोगे आप। कोशिश भी नहीं करोगे, इसका मतलब बहुत अच्छी मेहनत करोगे सफलता प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।